नमस्कार। अभी तक जो हमने बात की पिछले भागों में, अब उसके आगे की कहानी मैं शुरू करना चाहता हूँ कि जो पत्रकारिता की बात चल रही है गांधी जी के साथ, और वो पत्रकारिता को केंद्र में रख के मैं सारी बात रख रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी बात है जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है, उसमें समेटना ही पड़ेगा, दिखाना ही पड़ेगा, बात रखनी पड़ेगी। मैं उन सब पे थोड़ा थोड़ा ही बात कर रहा हूँ क्योंकि बातें हमें बहुत सारी करनी है। और इस बीच क्योंकि गांधी का फलक तो बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, उस पर 98 खंडों में गांधी वाङ्मय छपा है और बहुत सारी ऐसी किताबें हैं, ग्राम स्वराज हो, हिंद स्वराज हो, मेरे सपनों का भारत हो, ऐसी ढेर सारी जो चीज़ें हैं, सर्वोदय हैं, ये सारी किताबें उनके ऊपर है। और गीता के ऊपर भी उन्होंने लिखा है, या स्त्री विमर्श और आंदोलन को लेके जोड़ के लिखा है। और स्त्री की बात अगर मैं करूं तो एक तो पुतली बाई की बात आती है, जो माँ हैं उनकी, उन धार्मिक प्रवृत्ति की माँ रही हैं, जिसका प्रभाव हमेशा गांधी जी मानते रहे कि मेरे ऊपर पड़ा। माँ उनकी उपवास रहा करती थी, एक कमज़ोर जो है शरीर की स्त्री होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने व्रत को, त्यौहार को नहीं त्यागा। वैष्णव परिवार में होते हुए भी माँ का एक अगाध प्रेम बना रहा ईश्वर से। जो कनेक्शन की बात आती, उनकी जो अपनी आस्था थी, उस आस्था के अनुरूप वो लगी रही, उसका प्रभाव एक छोटे से बालक के ऊपर पड़ता रहा। और वो सारी चीज़ें बीज रूप में, वट वृक्ष के रूप में गांधी जी के अंदर आध्यात्मिक उन्नति में काम आती हैं। जो वैष्णव समाज है, जैन जैन जो मुनि हैं, उन सब का आना जाना वहाँ पे ज़्यादा लगा रहा घरों पे। उसके द्वारा अहिंसा की बात जो उन्होंने सीखी, वहीं से सीखी। और दूसरी बात, अहिंसा का जो एक बहुत बड़ा प्रभाव जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट की बात आती है, उससे उनको पता चलती, जो अंत्योदय से सर्वोदय की बात करते हैं। अंत्यज बात आती है, दबे हुए कुचले हुए लोगों की बात आती है। जिस अंत्यज का उन्होंने प्रयोग बाद में हरिजन के लिए भी किया है। हरिजन तो 1932 के बाद की बात आती है, उस पे आने वाले समय में हम बात करेंगे। लेकिन अंत्यज की बात करते रहें, अंत्यज अंत्योदय की बात होती रही है। दबे कुचलों की, जो हाशिए का एकदम आदमी है, जो हम चीज़ें बनाएं, जो भी हमारी नियम कानून बन रही है, वो बड़े लोगों को देख कर ना बने, वो अंतिम व्यक्ति को, क्या उससे अंतिम व्यक्ति को लाभ हो रहा है। गांधी जी ने एक पैमाना दिया कि हम कोई भी कार्य कर रहे हों, अगर हमें ये पता करना हो कि क्या हम सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या हम गलत दिशा में, तो हम देखें कि इससे अंतिम व्यक्ति को क्या लाभ होने वाला है। अंतिम व्यक्ति को लाभ अगर हो रहा है तो वो कार्य कितना भी कठिन हो, दूभर हो, उसके लिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि उसी से समाज की उन्नति होने वाली। हमारा जो पैमाना रहा है वो हमारे पिछड़े हुए लोगों के लिए रहा है, हमारे अपने जो लोग रहे जिन तक सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाई, ठीक ढंग से उनको देखा नहीं गया, उनसे बातचीत नहीं हुई। अब बातचीत के क्रम की अगर बात करूं, मैं बात कर रहा था कि पाठकों की। अब पाठक की बात चल रही है और उस पाठक में चीज़ें चल रही हैं, पर एक पाठक की बात है, उससे पहले एक स्त्री की बात, जो मैंने माँ की बात उठाई, बाद में कस्तूरबा जी की बात आती है। कस्तूरबा जी का एक बड़ा सहयोग मानते हैं अपने जीवन में गांधी जी, कि जो असहयोग आंदोलन की भी बात उन्होंने सीखा, क्योंकि शुरुआत में आपसी झगड़े होते रहे हैं कस्तूरबा जी और गांधी जी के बीच में, क्योंकि सामाजिक कार्य करना चाह रहे हैं और कस्तूरबा जी कह रहे हैं कि नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप तो बैरिस्टर हैं, आपको इस तरीके से रहना चाहिए, उस तरीके से रहना चाहिए। क्योंकि दोनों लोग कहीं ना कहीं शुरुआत में एक बालक ही हैं, 13 साल की उम्र में शादी हो जाती है, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। उसी में बच्चों का भी आगमन हो गया। इंग्लैंड जाने से पहले एक पुत्र, और फिर वहाँ से आने के बाद कुछ समय बाद ही एक दूसरा पुत्र, और फिर उसके बाद वो पहुँचते हैं दक्षिण अफ्रीका। और इंग्लैंड से आने के बाद, इंग्लैंड जाने से पहले तो पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी गांधी जी का, जो एक दर्द सही रहे थे बहुत छोटी सी उम्र में, 17-18 साल की उम्र में। उसके बाद जब लौट के आते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत जुड़े हुए थे और माँ से अगाध प्रेम करते थे, जब लौट के आते हैं तो मुंबई के बंदरगाह पर उतरते हैं तो उनको अपने भाई से सूचना मिलती है कि माँ का भी देहावसान हो गया है। और ये भी कष्ट उन्होंने अपने जीवन में झेला, उस छोटे से पड़ाव पे झेला, और उस चीज़ को लेके गांठ जोड़ के चलते रहे। और माँ के प्रेम से इतने जुड़े हुए थे कि माँ की पहनाई हुई एक कंठी जो गले में वो पहनते थे,
वैष्णव परिवार की तरफ से पहनाई जाती थी, उसको बहुत समय तक वो पहने रहे। जब ईसाई मित्र मिले और 1902-3 का ही समय है जब वो धर्म को और ढंग ढंग से जानना चाह रहे हैं, जब उनके पीछे ईसाई धर्मावलंबी साथी पढ़ते हैं कि आप ईसाई धर्म को स्वीकार कर लीजिए, तो वो बोलते हैं कि मैं पढ़ूंगा, उसका अध्ययन करूंगा, आप लोग के साथ सीखूंगा, पर अभी मैं अपने धर्म को भी नहीं जानता। मैं हिंदू तो कहा जाता हूँ, लेकिन हिंदू को मैंने सिर्फ अपने कहानियों में सुना है, माँ के द्वारा सुना है, मैं धर्म प्रचारकों के मुंह से सुना हूँ, लेकिन मैंने उसका अध्ययन ठीक ढंग से किया नहीं है। मैं हिंदू सही ढंग से अभी बन भी नहीं पाया हूँ। हिंदू क्या है, हिंदू की परिभाषा को भी नहीं समझता हूँ। सनातनी क्या है, मैं नहीं समझता हूँ। एक समय बाद जब अस्पृश्यता पे वो काम कर रहे हैं, तो गांधी जी यहाँ तक कहने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मैं इस अस्पृश्यता को नहीं मानता हूँ कि हिंदू धर्म की कहीं से कोख में जन्म लिया है। अगर ये जन्म लिया है तो ये अभिशाप है, षडांध है, पाप है, इसे काट के फेंकना पड़ेगा। ये हमारे हिंदू धर्म में अगर है तो इसके खिलाफ भी मैं एक आंदोलन करूंगा, विद्रोह करूंगी, इसकी शुद्धि के लिए कार्य करूंगा। ये शुरुआत के दिनों में वो कहते रहे हैं और बाद में वो करते भी हैं आगे चल के। तो ये उस बोलते हैं कि ये कंठी मैं तब तोड़ूंगा जब ये स्वतः टूट जाएगी। और मैं ये आप लोगों को इस बात के लिए वचन देता हूँ कि इसके बाद में कोई कंठी धारण नहीं करूँगा। लेकिन ये कंठी जो माँ ने पहनाया है, मैं इससे आस्था से कहीं ज़्यादा प्रेम जुड़ा हुआ है और मैं प्रेम को नहीं नकार सकता हूँ। सत्य, प्रेम, अहिंसा की जो बात गांधी जी के अंदर पनप रही है, वो कहीं न कहीं एक माँ के द्वारा, एक स्त्री के द्वारा उनके अंदर पैदा हो रही है और लगातार इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। फिर कस्तूरबा जी का प्रभाव उनके जीवन में बहुत ज़्यादा पड़ता है और कस्तूरबा जी जब लड़ाई हो रही है तो उसमें रूठ जाती हैं और रूठने पे कई बार गांधी जी इस बात को जिक्र करते हैं, प्रायश्चित करते हैं कि गुस्से में 1-2 बार मेरा हाथ भी कस्तूरबा के ऊपर उठ गया है। शुरुआत में मैं अच्छा पति नहीं रहा हूँ, इस चीज़ को स्वीकार करते हैं और धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लाते हैं और ये देखते हैं कि कस्तूरबा जी बार बार उनसे रूठ जाती हैं और ये रूठना, ये असहयोग उनको पीड़ा देता है, बहुत दर्द देता है और वो मनाते हैं। तो उन्हें लगता है कि जो हमारा अपना है, अगर हम उससे अपने सहयोग के लिए मांग कर रहे हैं, अपने हक की मांग कर रहे हैं, ज़रूर सामने वाले के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। और इस चीज़ को आने वाले समय में अपने प्रयोग में लाते हैं और बहुत हद तक सफल रहते हैं। जो एक उस समय के हिंसा के प्रति अहिंसा का जो दिव्यास्त्र मिला है, वो गांधी जी का खोजा हुआ एक अदृश्य शस्त्र है जो कि कर्म के द्वारा हम दिखा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में बड़े बड़े काम लिए गए। अब ये सारी चीज़ें जब लोगों तक पहुंचती हैं कि एक आवाज़ उठ रहा है, एक पत्र है, इसके खिलाफ भी गोरे लोग हैं कि समाचार पत्र नहीं निकल सकता, समाचार पत्रों के लिए बड़े विरोध होते हैं, बड़ी चीज़ें होती हैं। शुरुआत में तो 200-250 ही समाचार पत्र के पाठक जुट पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आग्रह करते हैं गांधी जी कि आप लोग जो है इसको और साथियों तक और लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारे दक्षिण अफ्रीका में 20,000 भारतीय रहते हैं। इन भारतीयों तक ये आवाज़ उठनी चाहिए। और ये भी है कि लोग सभाएं लगा के पढ़ते थे कि अगर किसी जगह पे आ गया और 2-3 मजदूर मिलके जो है एक समाचार पत्र को खरीद लेते थे, वो समाचार पत्र को 4-5 पढ़ते थे, या एक समाचार पत्र कोई खरीद लिया, वो खड़े होकर टेबल पे खड़ा होकर सुनाता था और 20-25 वहाँ पे भारतीय जुट गए, सभी सुनते थे। और इस चीज़ों को एक बात और मैं बात करना चाहूँगा जो कि प्रमुखता से बात होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने कहीं न कहीं ये धारणा बना ली कि महात्मा गांधी तो सिर्फ अंग्रेजी समाचार पत्र के संपादक रहे, उन्होंने कोई विशेष उस तरीके से कार्य नहीं किया। लेकिन अगर हम देखें उनकी शुरुआती ही दिनों में 1904 में ही उन्होंने ये तय कर लिया कि हमें गुजराती में, तमिल में, हिंदी में और अंग्रेजी में 4 भाषाओं में कालम छपेंगे समाचार पत्र के और उसमें जाएंगे। और ये 4 भाषाओं में वो वहाँ के मातृभाषाओं में, 3 मातृभाषाओं में अपनी वहाँ पे बात कर रहे हैं। जो हमारी लोकल भाषाएं हैं, जो तमिल के लोग हैं, वहाँ गुजराती के लोग हैं, हिंदी परिपाटी के लोग हैं, उन सभी के लिए उन्होंने समाचार पत्र को निकाला। और 1905-06 में जब ये दिक्कत आने लगी कि उसके अनुवादक नहीं मिल पा रहे हैं, सही ढंग से उसकी बातें नहीं पहुंच पा रही, तो गोखले जी को पत्र लिखते हैं कि मुझे वैतनिक, अवैतनिक किसी भी तरीके के मुझे लेखक चाहिए, संपादक चाहिए, अनुवादक चाहिए। और जो समस्या बाद तक बनी रही है, 1913 तक
1906 से लेकर 1913 तक ये चीज़ें रोकनी पड़ी और सिर्फ इंग्लिश में निकलता रहा, अंग्रेजी में निकलता रहा। फिर वो 1913 के बाद फिर से इन 4 भाषाओं में इंडियन ओपिनियन छपता है। अब बातें चल रही हैं कि आर्थिक मुद्दे थी और उमर हाजी अहमद झावेरी जी जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनके घर पे डरबन में एक संगोष्ठी हुई जहाँ की अध्यक्षता गांधी जी कर रहे थे, उमर हाजी अहमद झावेरी जी कर रहे थे। और ये गांधी जी वहाँ पे बात रखते हैं कि कई 100 पाउंड मेरे इस पे अखबार पे खर्च हो जा रहे हैं लगातार, हमें सहयोग चंदे के रूप में लेना पड़ेगा क्योंकि हम विज्ञापन तो निकाल नहीं सकते हैं। तो जो सहयोग है हम सहयोग राशि ही मांग सकते हैं और उससे हमें समाचार पत्र निकालना पड़ेगा और समाचार पत्र हम बंद नहीं कर सकते, लगातार आवाज़ हमें इसको उठानी पड़ेगी। और 1906-7 के ही समय एक और अगर देखें तो मूल निवासी जो वहाँ पे हबशी बोले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका के, उनके ऊपर जुल्म होता है, जुलू बोले जाते हैं, झुलू करके जो है झुलू विद्रोह की बात आती है। अब झुलू विद्रोह की बात आती है, अखबारों में छप रहा है, चारों तरफ बातें हो रही हैं। गांधी जी को जब पता चलता है तो फिर वही बात जो बोअर युद्ध की है उनके मन में आता है कि अगर ऐसा विद्रोह हुआ है, वहाँ पे लाठी डंडे चले हैं तो लोग घायल हुए होंगे, हमें चल के देखना पड़ेगा। और सुनने में आया कि बहुत बड़ा एक विद्रोह हुआ है, बहुत सारे लोग पीटे गए हैं। वहाँ पे भी उन्होंने स्ट्रेचर वाहिनी बनाया और उसके द्वारा अपने पुराने साथियों को इकट्ठा किया और फिर वहाँ पे पहुँच गए। जब उन्होंने देखा तो अखबार से पढ़े थे तो इस विद्रोह की बात आ रही थी, पर जब वहाँ पे गए तो उनको अलग स्थिति एक दिखाई दी। वो स्थिति क्या थी कि कुछ कर बढ़ाए गए थे उनके ऊपर और उस कर के विद्रोह में जब वहाँ के सरदार ने आवाज़ उठाई तो उनको उसके लिए पीटा गया, मारा गया। और सरदार ने यहाँ तक बात कही थी कि मैं ये कर नहीं दूंगा, इस कर को वसूलने वाला जो व्यक्ति आएगा उसको पीटूंगा, मारूंगा। और वो लोग मिलके मारते हैं, कोई एक अंग्रेज की मृत्यु हो जाती है जिसको एक सहारा लेके अंग्रेजों ने बुरी तरीके से लोगों को पीटा है। और संदेह की स्थिति पे कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने अंग्रेज को मारा, इसका आड़ लेके उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत बेरहमी से मारा, लटका लटका के मारा, पशुवत व्यवहार किया। गांधी जी को जो पता चलती, गांधी जी आने वाले समयों में भी इसका जिक्र करते रहे कि वहाँ के मूल निवासियों की पीठ पे जो नीली धारी पड़ी हुई थी वो आज भी मुझे याद है, आज भी वो संघर्ष करने के लिए मुझे आगे बढ़ने के लिए बात करती रहती। उसके बारे में उन्होंने अलग अलग समाचार पत्रों को लेख लिखा और ये वहाँ के चाहे नेटाल एक्सप्रेस हो, चाहे केप टाउन का बात हो, केप की जो है बात रही हो, विजन के लिए बात किया, एडवर्टाइजर के लिए उन्होंने लिखा। और इस सारी चीज़ों का बड़ा एक अलग इफेक्ट पड़ता है और लोगों ने गांधी से ये आग्रह किया कि ये आवाज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो उसको उन्होंने अपने इंडियन ओपिनियन में भी जगह दी, उस पर भी बात की। और कहीं न कहीं गांधी अब सिरदर्द बन चुके थे अंग्रेज़ों के लिए, बहुत दिक्कत, बड़ी समस्याएं कि एक तरफ पत्रकारिता भी स्वयं कर रहे हैं और समाचार पत्र, क्योंकि समाचार पत्र की दिक्कत आज ही नहीं है, उस समय भी थी, बीच के समय भी थी, बंटवारे के समय भी थी। तो ये हमेशा समस्या रही है कि सत्ता की तरफ बहुत सारे समाचार पत्र रहा करते थे, उनकी बातें लिखा करते थे। बहुत सारे निष्पक्ष समाचार पत्र थे जो गांधी के सहयोग में आए वहाँ के, और लगातार दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे अखबार थे जो उनके सहयोग में आए, इंग्लैंड के बहुत सारे समाचार पत्र थे उनके सहयोग में आए, भारत के बहुत सारे समाचार पत्र थे जो उनके सहयोग में आए। और ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। और पंजीकरण एक्ट की बात आती है जो उसमें लड़ाई हो रही है, उस सब चीज़ों के लेके चल रहे हैं। तो गांधी लगातार लिख रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं। और भाषाई बात पे आती है, क्योंकि गांधी को मैं ये देखता हूँ कि पत्रकारिता के आज इंस्टीट्यूट जो 1-1.5 हज़ार इंस्टीट्यूट हैं उनमें कहीं न कहीं उनको दरकिनार कर दिया जाता है ये कह के कि वो अंग्रेजी समाचार पत्र के हैं, जबकि ये प्रांतीय भाषाओं के भी समाचार पत्र को उन्होंने खड़ा किया और उस पर बात की है। तो इस पर भी बात एक होनी चाहिए, इस तरफ भी हमें देखना चाहिए कि जो उन्होंने वहाँ पे ये बीज कहाँ से आया उनके अंदर कि हमें तमिलों के लिए आवाज़ उठानी है, हमें गुजरातियों तक हमें बात पहुँचानी है। और फिर बाद में गांधी जी को निकलते निकलते 3500 ग्राहक पाठक वर्ग खड़े हो जाते हैं गांधी जी के साथ। और फिर जब गांधी जी भारत आ जाते हैं तो 500 लगभग वहाँ पे बचे हैं जो पाठक वर्ग हैं, एक ही साल में पूरी तरीके से घट जाते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की बात हम अगले सीरीज में करेंगे कि कैसे उन्होंने बांकीपुर की आवाज़ उठाई और रोया, उन्होंने घंटों रोए और
किस तरीके से टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना हुई, इन सारे संदर्भ में मैं बात खत्म करके अगले भाग में फिर मैं भारत की तरफ बढ़ूंगा। दक्षिण अफ्रीका का एक भाग और आप लोग के बीच में मैं जुड़ूंगा, रखूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।